नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि चाइना हैज बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आप देख पाओगे, चाइना ओवरटेक्स यूएस टू ग्रैब द टॉप स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्रीज। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि रिचेस्ट कंट्री का मतलब क्या है, मतलब कि कौन से पर्सपेक्टिव में हम रिचेस्ट की बात करें, क्या जीडीपी के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जीडीपी में तो अभी यहां पर जो यूएस है वो अभी भी आ गया है, तो किस टर्म में और ओवरऑल हुआ क्या है, पिछले 20 वर्षों में कितना बड़ा चेंज आया है, चाइना ने जो अपना वेल्थ है उसको किस तरह से बढ़ाया है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पर ब्लूमबर्ग जो वेबसाइट है वहां पर एक रिपोर्ट लाया गया है और ये रिपोर्ट बेसिकली एनालाइज किया गया है बाय मैकेंजी एंड कंपनी। उन्होंने एनालाइज किया है कि विश्व की 10 डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके बैलेंस शीट को, कि कितना चेंज हुआ है उनके बैलेंस शीट में। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर भारत का बेसिकली जिक्र नहीं किया गया था, तो शायद मैं उसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा और प्रेडिक्शन भी नहीं करना चाहता। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बोली जा रही है कि पिछले 20 वर्ष के अंदर जो चाइना है वो अब वर्ल्ड का रिचेस्ट नेशन बन गया है। मैं भी आपको आंकड़ा दूंगा, लेकिन यहां पर रिचेस्ट नेशन का मतलब क्या है। देखो, रिचेस्ट में बेसिकली आप यहां पर ये कह सकते हो कि उस देश के अंदर जो टोटल वेल्थ है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, कुछ भी हो गया, टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो उसका वेल्थ कितना बन रहा है उस नेशन के अंदर, ठीक है। तो वो बेसिकली कैलकुलेट यहां पर किया गया है और बताया गया है कि ये रिचेस्ट है और ये उससे कम है। इसमें एक और चीज यहां पर सामने आई है कि पिछले 20 वर्ष के अंदर जो ग्लोबल वेल्थ है, पूरा जो ग्लोबली अगर आप देखो तो ट्रिपल हो गया है ग्लोबल वेल्थ, एक प्रकार से आप कह सकते हो। एंड आप देख सकते हैं कि यहां पर जो 10 डिफरेंट कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं उसका अगर आप मिला दो टोटल इनकम में, तो वर्ल्ड के टोटल इनकम में 60% अकेले आपको उन देशों का देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड का नेट वर्थ, अब मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं, 2020 में 514 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। अब आप इसको जस्ट कंपेयर करो 20 साल पहले, 2000 इन द ईयर 2000, ये जो पूरे विश्व का ग्लोबल वेल्थ था वो कितना था, इट वाज जस्ट 156 ट्रिलियन डॉलर, और अभी ये ट्रिपल हो गया है 514 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वो चाइना का है। मतलब कि जितना इंक्रीज हुआ है ना, ये 156 से 514 गया है, जो इंक्रीज है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अगर आप देखोगे 1/3 वो अकेले चाइना का इंक्रीज हुआ है। वी आर नाउ वेल्दियर देन वी हैव एवर बीन। अब मैं आपको ये आप चार्ट देखो, इसी से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। यहां पर बेसिकली जो दिखाया जा रहा है ना, वो दिखाया जा रहा है कि पिछले 20 वर्ष में कितना इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब 156 ट्रिलियन डॉलर तो पहले था ही, लेकिन ये जो इंक्रीज हुआ है ना, यहां पर जो डिफरेंस है उसमें किसका कितना शेयर है। तो चाइना का अकेले आप देख सकते हो 113 ट्रिलियन डॉलर, 113 ट्रिलियन डॉलर अकेले चाइना का है। यूएस का करीब 50 ट्रिलियन डॉलर ही इंक्रीज हुआ है। अब इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो चाइना का 2000 में 7 ट्रिलियन डॉलर ही उसका वेल्थ था। एंड जस्ट इमेजिन 20 वर्ष के अंदर आज उसका वेल्थ जो है टोटल हो गया है 120 ट्रिलियन डॉलर। 2000 में कितना था, जस्ट 7 ट्रिलियन डॉलर। मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, 113 ट्रिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ है और अब ये हो गया है 120 ट्रिलियन डॉलर। तो इसी से आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ग्रोथ यहां पर छलांग लगाई है चाइना ने। यूएस का अगर आप देखोगे तो यूएस का डबल हुआ है। मतलब यूएस का करीब 45 ट्रिलियन डॉलर पहले था और 45 और ऐड हो गया, लगभग 45-50 के आसपास, और टोटल यूएस का जो वेल्थ है वो 90 ट्रिलियन डॉलर आप कह सकते हैं। तो इस समय 120 ट्रिलियन डॉलर चाइना का वेल्थ है और यूएस का वेल्थ अगर आप देखोगे तो 90 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो मतलब ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं चाइना और यूएस। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर आप शेयर देखोगे तो यही जो टॉप 10 मैंने आपको दिखाया ना इस चार्ट के अंदर, ये टॉप 10 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जिनका वेल्थ यहां पर अकाउंट किया गया है। अब भारत का इसमें क्यों नहीं लिया गया, क्या है वो रिपोर्ट के अंदर जिक्र नहीं है और इसीलिए मैं भी आपको इसके बारे में शायद कुछ नहीं बता पाऊंगा। एंड दे आर ओनली गेटिंग रिचर। ये जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो और ज्यादा रिच होती जा रही हैं। मैकेंजी की अगर आप देखोगे रिपोर्ट तो यहां पर इसके अंदर बोला गया है कि 68% जो ग्लोबल नेट वर्थ है वो आपका रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चार्ट के अंदर आप देखिए लैंड हो गया 35%, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स 33%। मतलब ये दोनों अगर आप रियल इस्टेट जो अगर आप बना दो तो अकेले 68% वेल्थ रियल इस्टेट सेक्टर में देखने को मिलेगी। और फिर बाकी के जैसे कि देख सकते हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का वेल्थ कितना है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये मैं पूरे विश्व का बता रहा हूं। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है कि ज्यादातर वेल्थ कंसंट्रेट कहां पर है, रियल इस्टेट सेक्टर में है। और इसी की वजह से कंसर्न काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रिसेंटली पिछले 20 वर्षों में अगर आप देखिए तो जो नेट वर्थ में इंक्रीज देखने को मिला है
वो आपको रियल इस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जो प्राइसेस प्रॉपर्टी की बढ़ी हैं, वही तो मैंने आपको बताया, उस देश के अंदर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस, जितनी भी चीजें हैं ना, उसमें कितना इजाफा हुआ है, उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिला था कि इंटरेस्ट रेट काफी नीचे हो गया, तो लोग सस्ते ब्याज दर पर लोन ले रहे थे और उसको प्रॉपर्टी वगैरह में बहुत ज्यादा निवेश किया जा रहा था। तो देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉब्लम यह भी हो गई है कि जो उस देश की जीडीपी है ना, उसको काफी ज्यादा यहां पर क्रॉस कर गया। मतलब उसको, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको जीडीपी में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो रियल वेल्थ होती है ना, अब जैसे मान लो लैंड, तो क्या है, अब लैंड की अगर हमने बात की तो लैंड तो पहले से मौजूद था। क्या आपने कोई नया कोई लैंड बनाया? नहीं बनाया। हाँ, बिल्डिंग बनाया, ठीक है, मैं उसको समझ सकता हूं, लेकिन लैंड तो पहले से मौजूद था। वो लैंड का बस प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, वो जीडीपी में तो ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल वेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस देश का वेल्थ बढ़ता जा रहा है। तो कंसर्न यही दिखाया जा रहा है कि जो भी वेल्थ में इंक्रीज हुआ है पिछले 20 वर्षों के अंदर, वो एक्चुअल जीडीपी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट वॉज फाउंड दैट एसेट प्राइसेस आर ऑलमोस्ट 50% अबव देयर लॉन्ग रन एवरेज। जितना होना चाहिए उससे 50% और ज्यादा ही है। और इसी की वजह से क्या आगे चलकर ये सस्टेनेबल होगा, नहीं होगा, ये थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है। और एक प्रॉब्लम इसमें एक और भी है, बहुत सारे जो मिडिल क्लास पीपल हैं और जो लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, उनको, उनके पास जो ओनरशिप होनी चाहिए, जो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर हाउसेज वगैरह हो गए, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसीलिए आगे चलकर ये फाइनेंशियल रिस्क में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि यूएस के अंदर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, हाउसिंग बबल बर्स्ट भी उसको कहा जाता है, राइट। तो वो वाला सिचुएशन कहीं हो जाएगा, ऐसा भी इस रिपोर्ट के अगर आप ध्यान से पढ़िए तो वो देखने को मिलेगा। और कुछ हद तक आपको रिसेंटली देखने को भी मिला होगा, मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं रिसेंटली, जो चाइना का एवरग्रांड ग्रुप को जो क्राइसिस हुआ था उसको लेकर। इसमें बेसिकली क्या है कि इसने $300 बिलियन की कर्ज ले रखा है, वो उसको रिपे नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर चाइना के अंदर जो भी ये क्राइसिस हुआ था, इसकी वजह से पूरे ग्लोबली अगर आप देखो तो यहां पर कुछ ना कुछ फियर देखने को मिलेगा। और रिसेंटली एक और हुआ था कि एक और कंपनी है चाइना के अंदर, रियल एस्टेट कंपनी फैंटेसिया होल्डिंग, वो भी $205 मिलियन रिपे नहीं कर पा रही थी। तो ये धीरे धीरे आपको रिपरकशन इसका देखने को मिलेगा और ये सारे कंसर्न्स भी हैं। अल्टीमेटली कंक्लूजन में हम यहां पर क्या कह सकते हैं, देखिए, इस रिपोर्ट में अल्टीमेटली यही बताया गया है कि वर्ल्ड का जो वेल्थ है उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे हमें लगाना होगा, ताकि वो जीडीपी के तौर पर भी एक्सपैंड होता रहे। आप सिंपली लैंड के प्राइसेस वगैरह बढ़ाते जाओ और वेल्थ इंक्रीज होता जाएगा, तो वो सही तरीका नहीं है। यहां पर आपको जीडीपी में जब तक इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, तब तक आप इसको एक्चुअल ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। और एक प्रकार से आगे चलकर अगर एसेट प्राइसेस वगैरह गिरेंगे तो ये काफी सारा पैसा इरोड भी कर सकता है। 1/3 जो ग्लोबल वेल्थ है वो खत्म भी हो सकता है एक प्रकार से, अगर ये क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया तो आई होप कि ये जो खबर आ रही थी ना कि चाइना हैज बिकम द रिचेस्ट कंट्री, लेकिन किस तर्ज पर, वो अब आपको एक्चुअल रीजन यहां पर पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो फैक्टर्स दैट लीड टू वर्सनिंग कंडीशन इन फाइनेंशियल मार्केट? इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो कंडीशन है वो बहुत बुरी स्थिति में चली जा सकती है? वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहां पर चुनना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।